कोई नहीं जा रहा अभी वेनेजुएला। स्पेशली जो कंडीशन है, क्योंकि यूएस की जो मिलिट्री है ना, उसने वेनेजुएला को घेर के रखा है। तो ये बोल रहे थे यसू को जानते हो? मैंने कहा हाँ भाई जानता हूँ मैं, तो इनका ये गाना सुना रहा हूँ मैं। यू गाइस फ्रॉम वेनेजुएला? वेनेजुएला नाइस। वो तो लड़कियां जो थी बात वगैरह कर रही थी। यहाँ पे कल्चर है कि भाई जब आप 2 मिनट के लिए किसी से बात करते हो तो जब वो जाएंगे ना फिर आपसे किस करेंगे। अटेंडेंट को बताने के लिए ना प्रॉपर बटन दे रखा है, प्रॉपर एक बटन है। पता नहीं कौन से ज़माने की फ़्लाइट ले रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। बस पहुँच जाऊँ ये आशा करता हूँ। गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो आपका स्वागत करता हूँ फ्रॉम द बोगोता, कोलंबिया। और आज मैं जा रहा हूँ काराकास, यानी कि द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। किस्मत कुछ सही चल नहीं रही है, फ़्लाइट डिलेड चल रही है। ये मेरी भाई फ़्लाइट थी 8:30 बजे की, बट उन्होंने चेंज कर दिया 11:45। ये कोई पता नहीं कौन सी एयरलाइन है, अव्योर एयरलाइंस लेके जा रहा हूँ मैं। काराकास की डायरेक्ट फ़्लाइट चलती है यहाँ से, और फ़्लाइट थोड़ी महंगी मिली यहाँ से मुझे। लास्ट मिनट फ़्लाइट बुक की है और मुझे पड़ा 22,000 रुपये के आसपास फ्रॉम बोगोता टू काराकास। इट्स नॉट दैट बैड। हालांकि एक और ऑप्शन था कि मैं कोपा एयरलाइन लेके जाऊं, जो कि वाया पनामा होकर जाती है, बट वो 25,000 रुपये के आसपास की थी। तो फिर मैंने कहा चलो यही ले लेता हूँ। और कैशबैक वगैरह ला के मुझे ना ये 19,000 रुपये के आसपास का मुझे ये फ़्लाइट पड़ा है। 19,000 कुछ रुपये के आसपास का मुझे ये फ़्लाइट पड़ा है। मैंने इंडियन रुपीज़ में ही पेमेंट किया था और इंडियन वेबसाइट से ही मैंने ये टिकट भी लिया था। सिंस भाई फ़्लाइट डिलेड थी तो एयरलाइन वालों ने मुझसे पूछा कि कुछ खाना पीना खाओगे। आई थिंक आई एम द ओनली फॉरेनर इन दिस प्लेन। हालांकि कोई नहीं जा रहा अभी वेनेजुएला। स्पेशली जो कंडीशन है, क्योंकि यूएस की जो मिलिट्री है ना, उसने वेनेजुएला को घेर के रखा है। यूएस की एक्चुअली नेवी जो है, तो उसकी वजह से कोई फॉरेनर्स जा ही नहीं रहा। मैं बाय लैंड जाने का प्रयास कर रहा था वैन, लेकिन कुछ बातें हुई, उसकी वजह से मैं बाय प्लेन ही जा रहा हूँ। लेकिन उन्होंने मुझसे बोला कुछ खाओगे पियोगे? तो मैंने कहा यार देखो ये रहा कोपा क्लब लाउंज, यहाँ पे मेरा प्रायोरिटी पास जो है वो एक्सेप्ट करता है, तो मैं अंदर जाके आराम से खा पी रखा था। और पास में एकदम वो भी है, तो चलो एक बार थोड़ा सा और यहाँ पे चलते हैं। विच टाइम यू गाइस गोना क्लोज? 9:30 राइट? ओ लाइक इन 5-7 मिनट्स। ओके, साढ़े के सारे एयरलाइंस का बता दिया जाता है। ये है कोपा क्लब। मैं ऑलरेडी यहाँ पे चेक इन कर चुका था, इसलिए मैं अंदर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चेक इन के अंदर चुका हूँ। ऑलमोस्ट खाली हो चुका है अब तो। ये 15 मिनट में बंद करने वाले हैं। ओके लॉन्ज है भाई। इंडिया के अंदर ना लॉन्ज वगैरह क्या होता है ना कि खाना पीना आपको ढंग का मिल जाता है। यहाँ पर आपको सिर्फ स्नैक्स मिलता है, खाना नहीं मिलता ढंग का। आई वुड लाइक टू स्लीप फॉर एन आवर और 2 hours. Yeah. In this moment, we have a promo. You can pay 2 hours and sleep free. No. I have priority pass. I'm gonna use priority pass. Okay. Yeah. The 2 hours free. 3 hours free. Yeah. 1 moment. Yeah. Okay, no problem. तो बेसिकली भाई अभी 2-3 घंटे के बाद फ़्लाइट है यार। 9:30 बज रहे हैं, 2 घंटे के बाद फ़्लाइट है। तो मैंने कहा 1 घंटे रेस्ट कर लेता हूँ। तो प्रायोरिटी पास पे यहाँ पे फ्री रेस्ट मिल रहा था। फिर मतलब मेरा जो प्रायोरिटी पास है ना वो एक्चुअली अनलिमिटेड है, मतलब जितनी बार यूज़ करूँ साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा चलो 1 घंटे आकर सो लेता हूँ कम से कम। तो यहाँ पर एक जगह ऐसे कहते हैं वेट एंड रेस्ट, तो वहीं पर मैं अभी चेक इन करने वाला हूँ। 4 hours. सो आफ्टर 2 hours इज़ फ्री फॉर मी। Yeah. ओके। Create नेम name. शुभम कुमार। तो गाइस मुझे रूम मिल चुका है। ये है मेरा रूम 1115 और मेरा नाम भी लिखा रहा है, हेलो शुभम। ओके गॉट इट। रेडी टू गो? अंडरस्टूड। ओके आई नीड टू पासवर्ड राइट इनसाइड। And open the door. ओके गॉट इट, थैंक यू वेरी मच। वाह इट्स अ वेरी बिग रूम। लाइटिंग है या नहीं है जी? लाइट जला पहले जी। ऑन। ओके टेम्परेचर ठीक है। ओके गाइज मैं अपने रूम में आ चुका हूँ। जरा मैं आपको दिखा देता हूँ रूम दिखता कैसा है। बहुत अंधेरा है तो पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा। एक यहाँ से बस छोटा सा बेड है, कुछ सामान रखने के लिए यहाँ पर है, और बस यार बाकी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। वाईफाई का पासवर्ड क्या है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, स्टाफ को कॉल कर सकते हो, फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप देख सकते हो पूरी की फ्री फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन। ये अच्छी लगी मुझे कि कौन सी फ़्लाइट कितने बजे निकलेगी नहीं निकलेगी वो बताया जा रहा है। ठीक है, ये अच्छी बात लगी। और चेकआउट भी कर सकते हो यहाँ से, लाइटिंग वगैरह ऑन कर सकते हो, बस यही है। और टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। मैंने भी टेम्परेचर कर देता हूँ, सॉरी
22 कर देता हूँ, चलिए 20 तो बहुत कम हो गया, बस छोटा सा भाई एकदम ना, बट क्या है भाई, मतलब काइंड ऑफ मुझे फ्री में मिला है। जो मेरा प्रायोरिटी पास है ना वो अनलिमिटेड है 1 साल का, तो उसमें जितनी बार मैं चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ, तो मैंने कहा चलो यूज़ कर लेता हूँ। वरना मुझे ऐसी कुछ खास नींद आ नहीं रही थी। मैं हूँ इंडियन एंड द एंड, अगर किसी चीज़ का मैंने पेमेंट किया है, किसी चीज़ का अगर मैंने पे किया है, उसको भरघुस के यूज़ करना चाहिए, पूरा एकदम जितना यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ कर सकते हैं, तो वही कर रहा हूँ मैं। तो गाइज़ 1 घंटे सोने के बाद वापस से मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट पे। यार फ़्लाइट डिलेड पे डिले हो जा रही है। फाइनली एक्चुअली फ़्लाइट वहाँ से उड़ी है, तो मैं फ़्लाइट को ट्रैक कर रहा हूँ, बट दिखाई नहीं रहा कहाँ से निकल रही, कहाँ। ये वाली फ़्लाइट है, काराकास से निकली है और अभी और एयरलाइन करके आई है भाई। नंबर दिखाई नहीं रहा, और अगर आप सर्च करोगे तो नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ प्लेन पे देखना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे लॉन्च दिख रहा है, चलो जाके लॉन्च में कुछ खाते पीते हैं। इन डोराडो लॉन्च बाय अमेरिकन एक्सप्रेस। हेलो, प्रायोरिटी पास दिस वन, उसने नीड बोर्डिंग पास। एक वो कोपा लॉन्च था, वो तो बंद ही हो गया। ये दूसरा वाले में जा रहा हूँ। यार पहले बता देते हैं ना कि फ़्लाइट डिलेड होगी तो लेट आता मैं। क्या मैं एयरपोर्ट आके पिछले 5 घंटे से बैठा हुआ हूँ। ये भाई जाने में दिक्कत हो रही है वेनेजुएला। अब वहाँ पहुँचने में पता नहीं कौन कौन सी दिक्कत होगी, मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस फाइनली मैं फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ काराकास के लिए इस बार। फाइनली द प्लेन केम थैंक यू वेरी मच, ग्रासियस। तो भैया चलो जाके अपने फ़्लाइट पे बैठा जाए। पहले तो बस भी लेना पड़ेगा, देन बस के बाद फ़्लाइट मिलेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे जेट ब्रिज यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो बस से लेके जा रहे हैं। तो गाइस चला जाए एवियोर एयरलाइन करके, ये कोई एयरलाइन है, इससे मैं जा रहा हूँ काराकास, द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। भैया एकदम सामने 4 पीछे पुलिस लगा रखा है, पता नहीं क्यों लगा रखा है, बट जो भी है भाई ये एयरलाइन है एवियोर एयरलाइन। भाई नो आइडिया कौन सी एयरलाइन है, लेकिन जो भी हो बहुत ही पुरानी ज़्यादा एयरक्राफ्ट है, कुछ भाई ज़्यादा ही पुराना एयरक्राफ्ट है, आपको देख के समझ में आएगा। ये देखो भाई, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो खुला हुआ है ना, ये हुक देख रहा हूँ मैं, जनरली हुक रहता नहीं है इस तरह का, बहुत ही वियर्ड है ये, पहली बार देख रहा हूँ भाई। इतनी पुरानी एयरक्राफ्ट से मैं ना पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ। और देखो फ्लाइट अटेंडेंट को बताने के लिए ना प्रॉपर बटन दे रखा है, प्रॉपर एक बटन है, देख रहे हो, और लाइट के लिए प्रॉपर एक बटन है, एक मैनुअल है सब कुछ यार। यहाँ तो पता नहीं कौन से ज़माने की फ़्लाइट ले रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता, बस पहुँच जाऊँ ये आशा करता हूँ। तो गाइज़ वेलकम टू वेनेजुएला, आपका मैं स्वागत करता हूँ वेनेजुएला के अंदर और काराकास इसकी कैपिटल के अंदर। अब मैं पहुँच गया हूँ भाई ऑलमोस्ट, मतलब पहुँच गया हूँ ऑलमोस्ट, क्या पहुँच गया हूँ, अब सीधा बाहर निकल रहा हूँ। बाय, चलो भैया चलते हैं। तो गाइज़ अगेन मेरा स्वागत होता हुआ यहाँ के फ्लैग के साथ। हर जगह यहाँ पर उन्होंने फ्लैग लगा रखा है। इन सब कंट्रीज़ में अगर आप जाओगे ना तो आपको फ्लैग बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आपको सेम अगर आप ईरान जाओगे आपको ईरानी फ्लैग हर जगह देखने को मिलेंगे। बट फ़्लाइट भाई एकदम बेसिक फ़्लाइट थी, जिस हिसाब से भाई जो मैंने पेमेंट की है वो 19,000 रुपये के आसपास। फ़्लाइट उस लायक थी नहीं भाई, फ़्लाइट एकदम 1 घंटे की 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी, पहले डायरेक्ट फ़्लाइट थी। लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि जो खिड़की बहुत गंदा था, ठीक है, नंबर 2। और नंबर 3 बात, सीट वगैरह ठीक था, मतलब एक अच्छी बात थी कि तीनों को तीनों सीट खाली मिल गई, तो मैं आराम से सो गया। और एसी को ज़्यादा इन्होंने ऑन कर रखा था, तो मुझे में इतनी हिम्मत थी कि अंदर से मैं चादर निकालूं, फिर ऐसे ही सो गया मैं। ये भैया पहुंच गया, अब इमिग्रेशन करवाते हैं। और भाई आपसे मिलता हूँ मैं इमिग्रेशन के बाद, एक बार करवा लिया जाए इमिग्रेशन। ऑलरेडी स्टार्ट हो गई क्रिसमस वाइब यहाँ पे। तो गाइस वेनेजुएला में हूँ मैं अभी, और सिम कार्ड ले रहा था, तो ये बोल रहे थे यसू को जानते हो, मैंने कहा हाँ भाई जानता हूँ मैं, तो इनको ये गाना सुना रहा हूँ मैं। It's really good. There's one more song, Mera Yeshu, Yeshu. But I don't understand. It's like the Christian song, and also we have a song called Happy Birthday Jesus. Okay, let me hear. Happy Birthday Jesus, you wanna hear? Happy Birthday Jesus. I love you, Jesus. Happy birthday, Jesus. But Indian people believe in Jesus? Yeah, we have more Christians than Venezuela. Oh, all right. What is the what? Let me hear. You wanna hear? Yeah, of course. Jesus, happy birthday, Jesus. What is the population of Venezuela? Population. How many people in Venezuela? I would say around 8 or 10 million people. 10 million people. We have more Christians than in India. Maybe like 50 million Christians in India. Okay, great. Yeah. That's huge. So that's a That's huge. amazing. Yeah.
तो भाई ये लोग मेरे से पूछ रहे थे, जानते हो क्रिश्चियनिटी को? तो मैंने कहा हाँ, हमारे जगह भी है, बल्ले बल्ले गाने चलते हैं हमारे यहाँ, एकदम अजब तरीके गाने बजा दिए, हैप्पी बर्थडे जस्ट टाइप का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो गाइज़ वेलकम टू वेनेजुएला। फाइनली मैं बाहर निकल चुका हूँ भाई। सुबह के बज रहे हैं 8, यानी कि रात के मैं 2 बजे के आसपास लैंड किया था और 5 घंटे लगे मुझे इमिग्रेशन क्लियर करने में। बहुत टफ इमिग्रेशन है भाई वेनेजुएला का। इतना पहले तो वीज़ा लगवाओ, फिर इतना जाके यहाँ पे सवाल करते हैं आके। तो फिर मैं यहाँ पे सबसे पहले आया। मेरे एक फ़्लाइट के बाद क्यूबा से फ़्लाइट आई, तो क्यूबा वाले को सबको चाहिए वीज़ा, बट मेरे सारे जो फ़्लाइट वालों को क्लियर कर दिया, कोलंबिया वालों को सब क्लियर कर दिया। जो भी फॉरेनर्स थे उसको अलग ही रख दिया, और कोलंबिया वालों को कोई दिक्कत नहीं कर रहे थे एंट्री में, और वेनेजुएला वाले को तो जान ही दे रहे थे। लेकिन क्यूबा वाले बंदे आए भाई, तो एकदम सबको बैठा के रखा यार, सबसे पूछ रहे हैं सवाल वगैरह, मुझे ही बैठा के रखा। और ना सबसे ख़राब बात क्या लगी ना कि कोई जाने नहीं दे रहे थे। वॉशरूम अगर मुझे जाना है तो कोई साथ मेरे बंदा जाएगा, ऐसा लग रहा है कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ कि भाई वॉशरूम जाने दो मेरे को, जा रहा हूँ मैं, मूत्र विसर्जन करके आ जाऊँगा वापस से, आप रखो लाइन में। मेरा हो गया मूड ख़राब। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने भाई चादर बिछाया, तकिया लगाया और सो गया मैंने एकदम। और भाई पता है ऐसी बात नहीं कि वो जाकर साइड सो जाओ, नहीं, आपको लाइन में ही रहना पड़ेगा। और एक एक करके धीरे धीरे बुला रहे थे भाई, एक एक करके बुला रहे थे। मतलब मैं 1-1.5 घंटे पहले वेट किया, 1-1.5 घंटे में या 4-5 लोग क्लियर कर रहे हैं, बहुत ही स्लो थे भाई, 4-5 लोग क्लियर कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि सबसे लास्ट मेरा ही करेंगे, क्योंकि मैं ही इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ, बाकी सब तो लोकल है, थोड़ी बड़ी स्पेनिश भी आती, मुझे तो कुछ भी नहीं आती वो। तो मैं एकदम चादर ला के सो गया, ठीक है। 3 घंटे के बाद बंदा मुझे उठाया, उठ तुम्हारा बाड़ी आ गया। मैंने कहा चलो बताओ अब क्या हुआ। तो फिर मेरे सवाल पूछती है कि कहाँ रहोगे। मैंने कहा मैं रहूँगा काराकास में, मैंने होटल बुक किया है वहाँ रहूँगा। कहाँ जाओगे? मैंने कहा मोस्टली मैं काराकास के आसपास ही रहूँगा, कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाने वाला। अच्छा, उसके बाद पूछ रही है कि यहाँ से वापस की फ़्लाइट बताऊँ। तो मैंने भाई एक डमी फ़्लाइट करवा ली थी, इंडिया की करवा ली थी, टर्की से एयरलाइन की एक डमी टिकट आती है, मैंने करवा ली। मैं चला गया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ इंडिया यहाँ से। अच्छा, वो एकदम खुश हो गया कि भाई बंदा यहाँ से जा रहा है, इंडिया जा रहा है। उसके बाद फिर मुझे बोला क्या करते हो? मैंने कहा यूट्यूबर हूँ, इंस्टाग्रामर वही करता हूँ। तो मेरा इंस्टाग्राम मांगा उसने, तो मैंने इंस्टाग्राम दे दिया। तो मेरी पहली वीडियो चलाई इंस्टाग्राम पे भाई जाके, ठीक है। आप जाके मेरा पहले इंस्टाग्राम चेक करना भाई, अगर आपने भाई अब तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर ही देना, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप नहीं फॉलो करोगे बताओ। तो उसने मेरा इंस्टाग्राम पर वीडियो चेक किया। भाई आजकल क्या हो गया ना, मेटा AI ने क्या किया है कि वीडियो को ऑटोमेटिकली जहाँ जिस फ़ोन से देख रहे हैं, जैसे कि अभी वेनेजुएला से लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर उसको ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है आपका स्पेनिश में। वो स्पेनिश में बोला जा रहा है सारी वीडियो। तो बोलता है तुमको स्पेनिश आती है, तुमसे झूठ क्यों बोल रहे हो कि तुमको स्पेनिश नहीं आती। मैंने कहा भाई नहीं आती मुझे स्पेनिश भाई, वो AI से है, इनको पता ही नहीं क्या होता है AI, या जानबूझ के मेरे साथ कुछ कर रहे थे। तो फिर बोलती नहीं AI नहीं है, तुमको स्पेनिश आती है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे स्पेनिश आएगी तो क्यों नहीं बोलूँगा, आपको क्या दिक्कत है। फिर मैंने बोला कि मैं ट्रैवल करता हूँ, दुनिया के सारे कंट्रीज़ जा रहा हूँ। वेनेजुएला मेरी कंट्री नंबर 168 है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं कंट्री पहले ट्रैवल नहीं कर रखा हूँ। फिर बोलते तुम तो US बार क्यों जाते हो। मैंने कहा US ट्रांजिट के लिए जाता हूँ, सस्ती फ्लाइट मुझे US से ही मिलती है, तो मैं इसलिए जाता हूँ US ट्रांजिट करने के लिए। तो उसके बाद पहले ठीक है। फिर मुझे बैठा के रखा 10-15 मिनट, और फिर मुझे एंट्री दे के जा। हाँ, ये सब होने के बाद ये सब स्पेनिश के फिर बोलती है कि आज क्या प्लान है। और वो इमिग्रेशन वाली लड़की, मैंने कहा क्या प्लान है, मतलब जाऊँगा जाकर सीट जाकर सोऊंगा। फिर बोलती मेरे घर पे आ जाओ। मैंने कहा हैं, मैं नहीं आ रहा भाई, क्या पता क्या और आप सवाल पूछने लग जाओगे, इतने सवाल पूछा है मैं अपने मेरे से। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। तो भाई मैं वहाँ से निकल गया और फिलहाल मैं बाहर आ चुका हूँ। और भाई बाहर आते मैंने एक सिम कार्ड लिया। सिम कार्ड भाई मुझे पड़ा $15 का, जिसमें मुझे 12 GB डाटा मिला है। $15 में 12 GB डाटा, ठीक है। मतलब यहाँ पे एयरटेल काम नहीं कर रहा, मेरा जो इंटरनेशनल रोमिंग जो पैक है वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। एयरटेल कोलंबिया में काम कर रहा था, वेनेजुएला में एयरटेल का नेटवर्क नहीं है। आप एक बात मान लो, जहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क नहीं है वो कंट्री सही नहीं है। और अभी फ़िलहाल क्या है कि US जो मिलिट्री है उसने वेनेजुएला को एक घेर रखा है इसके यहाँ। तो पता नहीं क्या होने वाला अगले 5-6 दिनों में, जो होगा देखा जाएगा। मैं सोच रहा हूँ जल्दी से इस देश से निकल ही जाता हूँ, 4-5 दिनों में इस देश को छोड़ के मैं निकल जाऊँगा। ये रहा भाई एयरपोर्ट, ठीक ठाक सा एयरपोर्ट है। आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत होगी यहाँ पे मुझे वीडियो बनाने के लिए। तो अब चलो चलते हैं सिटी सेंटर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मैं टैक्सी का पता कर रहा था। सब कुछ महंगा है यहाँ पे यार, पता नहीं कुछ ज़्यादा ही महंगा मुझे लग रहा है। $25 दिखा रहा है मुझे टैक्सी। यहाँ पे भाई एक ऑनलाइन ऐप होती है राइडरली नाम करके, मैंने सिम कार्ड लेते ही मैंने उस ऐप को डाउनलोड करके सब कुछ कर लिया, बट $25 मांग रहे हैं। तो देखता हूँ, यहाँ पर इनकी खुद की करेंसी है जिनकी भाई जो वैल्यू काफ़ी डिवेल्यूट हो रखी है, मिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में। मिलियन ट्रिलियन भाई $1 का मतलब होता होगा इनके करेंसी में। अब कोई भाई यूज़ ही नहीं करता, इनकी अमेरिका से दुश्मनी है, बट अमेरिकन डॉलर्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि वही स्टेबल करेंसी है, सबको पता है। तो गाइस फिलहाल मैं अभी एयरपोर्ट के अंदर ही हूँ। अब मैं जा रहा हूँ एक्चुअली सिटी सेंटर की तरफ, काराकास की तरफ। कि कल रात का जो मैंने होटल बुक किया था भाई वो तो बर्बाद ही हो गया यार। मेरी जो फ़्लाइट थी वो 8:30 की फ़्लाइट थी कल रात को, और मैं कल रात के 10:30 बजे के आसपास पहुँचने वाला था। तो मेरे दिमाग में था कि 10:30 तक मैं लैंड करूँगा, 11-12 तक मैं अपने होटल पहुँच जाऊँगा, बट यार वो हो नहीं पाया। वैसे ये है भाई एक ईरानियन कार जिसकी प्राइस है यहाँ पे $19,000। ईरान की कार यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। मैं तो एकदम चौंक गया देख के ना। भाई साइपा ब्रांड करके है ईरान के अंदर,
ईरान के अंदर पता नहीं क्या प्राइस है, लेकिन यहाँ पर भाई $19,000 की है। भाई साहब ने बताया कि $19,000 की ये कार है। भाई साहब बड़ा महंगा है यार ये कार तो। वैसे भाई ये एयरपोर्ट है वेनेजुएला का। एयरपोर्ट काफ़ी साफ़ सुथरा, काफ़ी क्लीन, छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई खासा बड़ा नहीं है। क्रिसमस लाइटिंग हर जगह लग चुकी है, क्रिसमस ट्रीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं। आपको मैंने मिलवाया था भाई साहब से, जो पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे देश में भी क्रिश्चियनिटी है या नहीं है, तो उनको फिर मैंने गाने सुनाए, मेरा यसू यशु वगैरह। यहाँ पर भी क्रिश्चियनिटी है, इसकी वजह से आपको हर जगह क्रिसमस लाइट, क्रिसमस डेकोरेशन देखने को मिलेगी। चलो भैया मैं तो जाता हूँ थोड़ा सिटी सेंटर की तरफ। तो गाइज़ मैं आपका स्वागत करता हूँ कंट्री नंबर 168 वेनेजुएला में। मेरा ऑफिशियली स्वागत हो चुका है वेनेजुएला, और यहाँ पर देखो एकदम सारे क्रिसमस डेकोरेशंस लगे हुए हैं। वाह। तो गाइज़ यहाँ पे ओला उबर तो नहीं है, लेकिन एक राइडरी करके एक ऐप है, तो उससे मैंने एक टैक्सी बुक की है जो मुझे लेके जाएगी सिटी सेंटर। भाई थोड़ी यहाँ पे चीज़ें महंगी है कंपेयर टू बोगोता और कोलंबिया। तो चलो अब बैग रख देते हैं और चलो बैठा जाएगा और चलते हैं अब सिटी सेंटर ऑफ काराकास। बोला ¿Qué tal? Bien, bien. Chévere. ¿Tú? Bien. तो गाइज़ मैं टैक्सी लेकर के, यहाँ की जो लोकल ऐप है राइडरी लेकर के मैं आ चुका हूँ अपने होटल। ये कुछ आसपास का दिख रहा नज़ारा से कहते हैं प्लाज़ा वेनेजुएला, और भाई ये होटल का नाम होटल प्लाज़ा वेनेजुएला। और जाते हैं जो चेक इन करवाते हैं क्या सीन है नहीं सीन है, क्योंकि कल रात को तो मैं आ नहीं पाया था यहाँ पे, और कल मैंने यहाँ पे बुकिंग कर दी थी, तो बोलते कम बजट करते हैं कि नहीं करेंगे। चलो भाई ज़रा देखा जाए। ओहो इतने बड़ा ग्रिल लगा रखा है यार, डेंजरस तो है इसका मतलब मामला। होटल तो काफ़ी सही लग रहा है, यहाँ पे प्राइसेस वगैरह लिखे हुए हैं। हेलो आई वांट टू स्टे फॉर 1 नाइट, uno noche sleep। Una noche, $38. हाँ $38. $20 $20 $38 cheap discount no Si es en divisa se deja en 30. discount 30 ओके। एक बार डिस्काउंट वाला तो $30 मान गई। चलो पहले बोली उसने $38, ऑनलाइन एक्चुअली $38 दिखा रहा था, मैंने कल $38 में बुक किया था, बट $30 मान गई। ठीक है क्या कर सकते हैं। हालांकि भाई यहाँ पर एक हॉस्टल था जो कि पड़ रहा था मुझे $25 का, तो मैंने कहा चलो अगर $25 हॉस्टल में पास में ही था एक्चुअली, वो दूर नहीं था, तो मैंने कहा $30 में अगर प्राइवेट रूम मिल रहा है तो ठीक है, $5 एक्स्ट्रा दे के एक प्राइवेट रूम ही ले लेते हैं। तब सस्ती कंट्री तो नहीं है यार, महंगी कंट्री है यार। $30 में आपको एक रूम मिल रहा है, बट यार उतना भी महंगा नहीं है। अफ्रीका से अगर कंपेयर करो ना, तो अफ्रीका में मैंने 50 छोड़ो भाई, कम से कम $80 मैंने रात को पेमेंट किए एक रात के रहने के वहाँ पे, और उससे सस्ता ऑप्शन कुछ था ही नहीं। दिस इज़ मोर बेटर देन अफ्रीका आई फील इन माई आइज़। चलो भैया चला जाए, अब जल्दी से चेक इन मिल जाए। और भाई एकदम क्रिसमस डेकोरेशन एकदम हर जगह लगा हुआ है, हर जगह लगा रखा है इन्होंने क्रिसमस के लिए डेकोरेशंस। आई थिंक क्रिसमस इनके लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा त्यौहार है इनके लिए। भाई सारा काम ना गूगल ट्रांसलेट पे हो रहा है। इसने कहा है कि इट विल बी अंटिल टुमारो 12 बजे तक, और 10वें फ्लोर पे रहूँगा, रूम नंबर 62 है, और रिमोट कंट्रोल आपको इनको वापस देना होगा, और की भी वापस देना होगा अगर मैं स्ट्रीट पे जा रहा हूँ तो। ये इनका बेसिक सा रूल है। चलो ठीक है, मोस्टली नॉर्मल ऐसा ही रूल्स है सब कुछ। भाई इस पर लिखा हुआ है लोकल करेंसी में, और ये लोकल करेंसी है भाई यहाँ की लोकल करेंसी के बारे में आपको मैं समझाता हूँ। पहले मैं अगर सेटल डाउन हो जाता हूँ, थोड़ा सा एक रेड बुल पी लेता हूँ, क्योंकि रात भर सोया हूँ, जैसे आपको पता होगा रात भर मुझे उन्होंने थोड़ा सोया था यार, 1 घंटे के लिए ले डाउन किया था मैं वहीं पे इमिग्रेशन के लाइन पे ही, बस उतना ही हुआ था बस। तो गाइज़ मैंने होटल में फाइनली चेक इन कर लिया है, आपको मैं दिखाता हूँ रूम। हालांकि थोड़ा आके मैंने गंदा कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए मैंने नैप ले लिया था, थोड़ा सा आराम है, क्योंकि रात को भाई सो नहीं पाया था मैं, तो थोड़ा सा नैप लिया 1-1.5 घंटे का, और थोड़ा सा इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया। ठीक है, उसके बाद भाई ये कुछ दिख रहा है बाहर का नज़ारा, स्पेशली भाई ये देखो कितना मस्त दिख रहा है भाई बादल, ज़रा देखो। और बादल यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स। ये एक्चुअली भाई मैं रह रहा हूँ 12वें फ्लोर पे, और धूप भी सही आ रही, थोड़ा उसको मैं बंद कर देता हूँ। और ये भाई मेरा बेड है, और एक छोटा सा क्वीन साइज़ बेड है, और बस एक टेबल दे रखा है उन्होंने, एक भाई उन्होंने दे रखा है मिरर, और एक छोटा सा वॉशरूम, बस ये है। इसके लिए मैंने पे किया भाई, आपने देखा ही, $30 मैंने पेमेंट की इसकी। ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड, क्योंकि वेनेजुएला थोड़ा महंगा है टूरिस्टों के लिए। तो चलो भाई ये थी, अब तो चलते हैं बाहर, थोड़ा बाहर जाके घूमते हैं, थोड़ा इस सिटी का इंप्रेशन लेते हैं, काराकास का और वेनेजुएला का फर्स्ट इंप्रेशन लेते हैं कैसा है नहीं है। तो गाइस होटल में चेक इन वगैरह करने के बाद आई वाज सिटिंग हियर एंड देन ये लोग आए। हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? Student. Yes. Nice. Let's start with you. My name is Hannah
Genesis. Yes. I have 20 years old. You're 20 years old. Yes. And what's your name? Hi, my name is Daniela Nava. I have 17 years old. You're 17 years old. And you? Hi, my name is Ariani Ramírez. Y yo no puedo hablar en inglés porque yo no sé hablar inglés. English. Hablo español no, poquito. Poquito. Lo siento. Lo siento, so, yeah. वेल गाइस, तो थोड़ा मैं बाहर आ गया, हालांकि शाम का समय हो गया है, तो थोड़ा 1-1.5 घंटे यहाँ पर घूमूंगा, यहाँ के जो सिटी सेंटर वाले एरिया है, क्योंकि मैं फ़िलहाल अभी सिटी सेंटर में ही रह रहा हूँ। और ये इस तरह की भाई छोटी छोटी गलियाँ दिखती है। और काराकास को एक्चुअली ना वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी भी कहा जाता है। इससे आप पता लगा सकते हो। देखो भाई, इस तरह की फेंसिंग हर जगह लगी रहती है, और फेंसिंग ही नहीं ओनली, बाकी साथ ही साथ में जो वायर लगा रखा है उन्होंने कि भाई उसके ऊपर से लाइट गुजर रही है, बिजली गुजर रही है। अगर आप उसे छुओगे या क्रॉस करने की कोशिश करोगे तो आप मर सकते हो बिजली के तार से। बहुत यहाँ पे डेंजरस हो जाता है, स्पेशली रात के टाइम पे। यहाँ पे माहौल चीज़ें सही नहीं रहती, तो इसलिए मैं एक चीज़ करता हूँ सब सारी कंट्रीज़ में भाई जहाँ मैं ट्रैवल करता हूँ, कि एक बात तो भाई कि मैं ना अपना पासपोर्ट लेके कहीं नहीं जाता। अपना पासपोर्ट मैं अपने होटल में रख देता हूँ। अगर सेफ कंट्री है लाइक जापान, चाइना टाइप, रशिया टाइप, वहाँ पर मैं पासपोर्ट लेके घूम लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। चाइना और रशिया में तो भाई आपको पासपोर्ट लेके घूमना ही चाहिए, लेकिन ये भाई इतनी कंट्री सेफ़ नहीं है, तो उसकी वजह से मैं पासपोर्ट लेके घूमता नहीं हूँ। भाई क्या होगा, मैक्सिमम मेरा कैमरा चोरी होगा, मेरा फ़ोन चोरी होगा, मेरा वॉलेट चोरी होगा। हालांकि वॉलेट भाई मैं सिर्फ एक कार्ड लेके चलाऊँ और कुछ कैश लेके चलाऊँ, कि जो है भाई मेरे पास वही चोरी होने वाला है। और यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका में एक नियम है कि अगर भाई किसी ने आपको रंगे हाथ पकड़ लिया और बंदूक दिखा दी, तो बिना सोचे समझे आपके पास जो भी है आप उसको दे दो, बच जाओगे आप वहाँ पे आपको वो हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है कि चलो नहीं लड़ लूँगा वगैरह। भाई इंडिया में आप कर सकते हो, ठीक है। हालांकि बंदूक रहेगा तो भाई आप इंडिया में भी नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर तो अगर नॉर्मल भी आके मांग रहा तो दे दो, क्योंकि हो सकता है 90% उसके पास बंदूक होगा ही, उसकी गारंटी रहती है भाई। यहाँ एक कुछ ऐसे भाई लोकल खाना है, चलो कुछ लोकल खाना यहाँ पे ट्राई करते हैं, उसके बाद थोड़ी और आपसे बात कर लेंगे हम वेनेजुएला के बारे में। तो गाइज़ मैं यहाँ पे कुछ बैठ के खाना पीना खा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों मोहतरमा ने मुझे बोला कि क्या कर रहे हो, व्लॉग बना रहे हो? अच्छा इंडिया से हो तो मुझे भी व्लॉग में लो। व्हाट इज़ द नेम गाइज़? नेम? नम्रे केली एंड योर? Alanis and Kelly. And what is this food? What is name? Perro caliente. Pero caliente. Perro caliente. And this? Same? Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Español poco. Pero lo entendemos también un poco. English? No? No. No. No problem. You guys from Venezuela? Huh? Venezuela nice. Nice. तो भाई उन्होंने कहा कि मुझे भी ब्लॉग में ले लो। तो भाई यहाँ पर एक बात है कि जैसे ही आप कैमरा खोलोगे तो लोग बहुत फ्रेंडली, और एक्चुअली विदाउट कैमरा भी लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं। इट्स नॉट लाइक ओनली कैमरा के सामने फ्रेंडली, विदाउट कैमरा भी अच्छे फ्रेंडली हैं और आपसे बातचीत करना चाहेंगे और स्पेशली ब्लॉग में आना चाहेंगे। सुबह से 2 बार देख चुका हूँ मैं। तो गाइज़ ये भाई साहब बुला रहे हैं मुझे कुछ के लिए। Tomate, cebolla, repollo, papa. ऑल चिकन? Tocineta. चिकन Chicken. नो ¿No quieres tocineta? पोयो Bello. सोलो पोयो Solo pollo. भाई 2-4 वर्ड तो स्पेनिश की सीख ही गया हूँ, वही यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन इनसे मेरे से बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, बट मुझे स्पेनिश आती नहीं, इनको इंग्लिश आती नहीं। तो क्या है कि फिर ये गूगल ट्रांसलेट के जरिए ही बात हो पाती है। सो यू गाइस आर सेइंग समथिंग। ¿Cuántos idiomas hablas? 5 Muchos. Turto. ¿Tú? 1? Español. ¿Solo español? Yes. Ya- Entiendo un poquito portugués. ¿Portugués? Un poquito. ¿Portugués? ¿Ah? Lo entiendo, pero me Entiendo. हाँ, थोड़ा सा पुर्तगीज समझ में आता है। अरे समझ जाते हैं स्पेनिश यार, मैं तो भाई मेरे से रशियन आ रही है, स्पेनिश कैसे बोलेंगे? आई वांट टू लर्न स्पेनिश, आई वांट टू लर्न स्पेनिश, quiero aprender español. I want, because I go everywhere South America, so I want to learn, aprendo español. ¿Conoces Colombia? Colombia, yeah? Colombia, been? I come from Bogota, Caracas. From India, New York, Panama, Bogota, Caracas. Wow, un viaje. It's a long journey. ये भाई लोकल लोगों से बातचीत करके मैं सीख जाऊंगा, मुझे पता है ना स्पेनियल। अब 2-4 वर्ड अब ऑलरेडी सीखना स्टार्ट कर दिया है मैंने।
फीडो अप्रेंदर स्पेनियल। चलो थोड़ा थोड़ा इसी तरह भाई मैंने रशियन भी सीखा था, लोकल लोगों से बातचीत कर करके मैंने रशियन सीख लिया था, इसी तरह मैं स्पेनिश भी सीख लूँगा। भाई ये देखो यार कितना बड़ा उन्होंने शॉर्मा दे दिया यार, मुझे थोड़ा छोटा करना चाहिए था यार। मुचो ग्रांडे। They want some? No? No? Okay. You guys took a small one। भाई मेरे को बहुत बड़ा दे दिया यार इन्होंने, खा भी नहीं पाऊंगा इतना, आधा भी खा लो बहुत बड़ी बात होगी। तो गाइज़ यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं यार, इतना बड़ा खा नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने मुझे एक्चुअली ड्रिंक दे दिया कि मैं ड्रिंक खरीद नहीं कर पा रही हूँ तो आप ये ड्रिंक ले लो, बट मैं पानी पीऊँगा। हालांकि मैं ज़्यादा उतना सोडा पीता नहीं हूँ, बट ये लोग फिर मुझे इन्वाइट कर रही है कि आ जाओ आज शाम को पार्टी करते हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है, आज टायर्ड हूँ, आज नहीं आ पाऊँगा मैं, मतलब मुझे नींद बहुत ज़ोर से आ रही है। तो मैं भी उन्होंने कहा कि फिर मैं हमारा इंस्टाग्राम ले लो, फिर आप मुझे वहाँ पे टेक्स्ट करना जब पार्टी करने हो, हम यहाँ बहुत पार्टी करते हैं, वही सब बता रही थी मुझे अभी। तो यहाँ पे इसने और एक चीज़ बताया, व्हाट यू कॉल एप्रिंदो राम या भाई एक हाथ में मेरा ये है, एक हाथ में कैमरा है, अब फ़ोन से निकालना पड़ेगा ट्रांसलेट करने का। सो हसींदा रम अल्कोहलिका रोम एंड इट गुड Otro licor. Sí, bueno, anís. Aquí. Por ello. El anís también es conocido. और कारतूसियन भाई कुछ कारतूसियन नाम की भी एक चीज़ है जो भी सुना है बहुत फेमस है। सो लेट्स सी। आज ऐसे कुछ मतलब पार्टी करने का मन है नहीं मेरा, बिल्कुल भी नहीं मन है, और नहीं एनर्जी है भाई। इतना खाना खा लूँगा तो एकदम इतनी ज़ोर से नींद आएगी ना, क्या ही बताऊँ। और एक तो ऑलरेडी मेरे साथ जेट लैग चल रहा है भाई, इंडिया में भी टाइम हो गया, रात के 2 बज रहे हैं, तो ऑलरेडी मुझे नींद आना स्टार्ट हो चुका है भाई। पता है अभी एक बड़ा ही वियर्ड सा चीज़ हो गया यार, मैं खाना पीना खा रहा था, तो लड़कियाँ जो थी बात वगैरह कर रही थी, तो काफ़ी गोल ट्रांसलेटर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आज पार्टी के लिए चलना। मैंने कहा नहीं यार नहीं आ पाऊँगा, मैं सॉरी उनको, मैंने सॉरी बोल के मैंने कि नहीं आ पाऊँगा, बहुत नींद आ रही है, मैं एकदम जॉम्बी हूँ एकदम अभी ना, क्योंकि कल रात को सोया नहीं हूँ, कल तो सोचा साथ जा भी सकता था। तो फिर मैंने कहा नहीं, एक्चुअली इसकी एक दोस्त का किसी का बर्थडे भी था, तो मैंने कहा यार हिम्मत नहीं है, वरना मैं चले जाता आपके बर्थडे दोस्त के बर्थडे मनाने के लिए। लेकिन वो ज़्यादा क्या हुआ ना कि यहाँ पर कल्चर है भाई बोलिविया के अंदर बहुत ज़्यादा, मैं अभी आए हुए कुछ टाइम ही हुआ है, कुछ क्षण ही हुआ है, बट यहाँ पे कल्चर है कि भाई जब आप मतलब 2 मिनट के लिए किसी से बात करते हो तो जब वो जाएंगे ना फिर आपसे किस करेंगे, यानी कि आपके गाल पे ऐसे करके ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने बाय कार वो झुकी, मुझे लगा मेरे कान में कुछ क्या बोलना चाह रही है क्या, तो मैं अपना कान दे दिया, तो बड़ा सा वियर्ड सा हो गया था। फिर बोली अच्छा ऐसा है क्या, थोड़ा सा मतलब वो शर्मिंदगी महसूस हुई कि मुझे शायद इस बारे में पता नहीं है। इमेजिन करो भाई कैसे बताऊँ कि कोई जापानीज बंदा झुक रहा है और आप उस पर स्लैप कर दिए, तो वही बात हो गई यहाँ पर भी। बट फिर उन लोगों की हंसी, मैंने भी हंसा और देन रिलैक्स, लाइक मैंने कहा सॉरी आई मीन न्यू ईयर कंट्री, तो फिर मैंने उसने सिखाया। तो अगली बार आपको भी दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे करते हैं। मैं सीख रहा हूँ अभी यार, क्योंकि साउथ अमेरिका में उतना टाइम स्पेंड किया नहीं है, और साउथ अमेरिकन कल्चर में स्पेशली वेजिटेरियन कल्चर में ये ज़्यादा है। गाइस मैं पूरा नहीं खा पा रहा था, तो मैंने फिर आधा इसको दे दिया, मतलब ठीक है ना, बर्बाद करने से बेटर है कि खाना शेयर कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा था भाई, इतना मैं नहीं खा पाता, मुझे पता था, तो इतना मैं नहीं खाने वाला हूँ, तो दे दिया, अच्छा है ना, बर्बाद तो नहीं हुआ। कौन तो अमीगो? हाँ 11 कितना होता है भाई? 11 भैया कितने हो गए, कितने मांग रहा है? फ़ोन निकाल लेता हूँ, बोलेगा ट्रांसफर कर देगा। कौन तो अमीगो? 11 कितना होता है भाई? $11, 11 bolívares. En tu teléfono, sácale la cuenta. यार एक यहाँ पे 2 करेंसी चलती है, एक तो बोलीवार है यहाँ की लोकल करेंसी जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और दूसरी है यहाँ की डॉलर्स ने इन्होंने फाइनली अडॉप्ट कर लिया है। तो पहले यहाँ पे ना लाइक किलो के दाम पे पैसा यहाँ पे बिकता था, मतलब कि 1 किलो तौलते थे भैया, पैसा गिनते नहीं थे, तौलते थे। तो उन्होंने अब डॉलर से अडॉप्ट कर लिया है कि चलो भैया कम से कम तौलना तो नहीं पड़ेगा, गिनना पड़ेगा ना। तो बोलीवार कितने मांग रहे हैं? 3003 बोलीवार, $32 बोलीवार 3003। अच्छा ये ज़्यादा मांग रहा है, $11 में देता हूँ भाई। ओके भाई मेरे को लग रहा है खाना महंगा है यार, क्योंकि मतलब जस्ट मैंने एक शॉर्मा लिया है और $11 यानी कि तकरीबन मान के चलो भाई $1000 हो गए यार। रोड साइड खा रहा हूँ मैं, किसी कैफ़ेज़ में नहीं खा रहा हूँ, तो उस हिसाब से तो महंगा है, मतलब मोर एक्सपेंसिव दैन कोलंबिया, क्योंकि कोलंबिया के अंदर मैं किसी रेस्टोरेंट में खाता तो शायद इतने पैसे नहीं लगते, सिर्फ शॉर्मा के तो नहीं लगते भाई, तो महंगा तो है, ये समझ में आ गया है। अब भाई इनके पास चेंज नहीं है, नो चेंज, $1 parte 10. $1 नो $1 अब बोलीवार है, बोलीवार है $1 भाई, $1 इतना होता है, मतलब ₹80 के आसपास इतनी ज़्यादा करेंसी हो जाती है इनकी। हाँ कम ही कर दिया, चलो ठीक है। अब मुझे आशा ये $10 वापस करेंगे। ये मेरे से क्यों लिया, क्या चाह रहा है ये?
डॉलर सेंस के पास या नहीं है? हाँ $10 हैं। अच्छा थैंक यू। अच्छा भाई, यहाँ पे राइडरडी के अलावा एक और ऐप चलती है, वो है भाई यांगो। आपको जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे रशियन इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा है, आपको साथ मैंने बताया नहीं है। इसकी एक्चुअली हिस्ट्री की थोड़ी बात कर लेंगे, कितना ये रशिया से ज़्यादा कनेक्टेड है, कितना ये ईरान से कनेक्टेड है। मतलब ईरान और रशिया भाई इसके एकदम बेस्ट फ्रेंड है, स्पेशली रशिया तो एकदम वेनेजुएला के सबसे बेस्ट फ्रेंड है भाई। मतलब इतना दूर है, सोवियत टाइम से चलता आ रहा है ये फ्रेंडशिप, जिस तरह भाई इंडिया का फ्रेंडशिप सोवियत टाइम से चलता आ रहा है रशिया के साथ, तो यहाँ पर भी इनका जो फ्रेंडशिप है सोवियत एरा से ही चलता आ रहा है। और भाई रशियंस के लिए कहते हैं कि सबसे ईजी है यहाँ पर ट्रैवल करना, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि यहाँ की जो मिलिट्री जो पुलिस है ना, आपको काइंड ऑफ हैरास तो करती है, जिनको काफ़ी लोगों से मैंने सुना था, बट रशियंस को नहीं करती है भाई, ये सही है उनका। बट आपको मैं दिखाने वाला हूँ कितना ये क्लोज है सोवियत से। अपने भाई वन ऑफ द मेन लाइक चौक पे, मेन स्क्वायर पे उन्होंने भाई सोवियत का फ्लैग डाल रखा है। यस भाई, सोवियत का फ्लैग। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भाई जो बड़ी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये भाई पुराने टाइम में बनाया गया था। जरा अगर थोड़ी हिस्ट्री बात कर लें वेनेजुएला के बारे में, तो वेनेजुएला एक टाइम पे भाई 1990 के दशक पे सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करती थी लैटिन अमेरिका की, और भाई आज सेकंड पुअरेस्ट कंट्री आफ्टर बोलिविया इज द सेकंड पुअरेस्ट कंट्री ऑफ लैटिन अमेरिका, क्योंकि इसकी जो डिपेंडेंसी है ना काफ़ी ज़्यादा ऑयल पे हो गई थी। हालांकि भाई अभी भी सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व की अगर बात करो आप, तो सबसे ज़्यादा वेनेजुएला के पास ही है। हाँ भाई, सबसे ज़्यादा वेनेजुएला, उसके बाद सऊदी अरबिया, उसके बाद फिर ईरान आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करो तो तकरीबन 300 बिलियन बैरल्स हैं, जितना मैंने देखा है गूगल पे, 300 बिलियन बैरल्स इनके पास ऑयल है भाई। ये है भाई, ये काइंड ऑफ फ्रीडम इनका स्क्वायर है, और यहाँ पर उन्होंने लगा रखा है सोवियत फ्लैग। तो गाइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप सोवियत फ्लैग आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये है भाई सोवियत फ्लैग, और ये यहाँ के मैं लाइक इंडिपेंडेंट स्क्वायर पे खड़ा हूँ। लेकिन ज़रा आपसे बात कर लेता हूँ भाई बोलिविया देश के बारे में। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है, और इसकी हिस्ट्री और इसकी जो पैसे का जो बात है ना, वो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। हाय गाइस, यहाँ पे लोग एकदम क्या देखें, हम चौंक गई वो लड़की ना, एकदम अचानक से क्या बोल रहे हैं। हाँ, तो बात कर लेते हैं भाई थोड़ी बोलिविया के बारे में। भाई बोलिविया हमसे एक टाइम पे भाई इतना रिश्ता कि बता नहीं सकता। कम से कम इंडिया से भाई 50 टाइम ज़्यादा रिच हुआ करता था। आज भाई इंडिया से गरीब देश है। मतलब पर कैपिटा इनकम की बात करूँ ना, तो जो बोलिविया की जो पर कैपिटा इनकम है भाई फ़िलहाल इंडिया से कम है। भाई बोलिविया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1820 के दौरान। हाँ भाई, इंडिया से तकरीबन 120-130 साल पहले बोलिविया को आज़ादी मिल चुकी थी, और काफ़ी टाइम तक 100 साल तक चलता रहा एग्रीकल्चर पे, लोकल चीज़ों पर खाने पे चलता रहा। इनकी कोई बड़ी इकोनॉमी थी नहीं, लेकिन इंडिया से भाई 120 साल पहले इसको भाई इंडिपेंडेंस मिली है, जो कि भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और भाई इसको आज़ादी मिली है स्पेन से, राइट, इसलिए यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है, क्योंकि इसको भाई आज़ादी मोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका को जो आज़ादी मिली थी भाई वो स्पेन से ही मिली थी, इसलिए आज भी ये लोग स्पेनिश ही बोलते आ रहे हैं। तो इनको स्पेन से आज़ादी मिली। और भाई इस देश का अगर नाम देखोगे ना, तो इसका नाम है बोलिवियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। तो मुझे लगा ये वर्ड क्या है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो क्योंकि जनरल रिपब्लिक होता है, इस्लामिक रिपब्लिक होता है, अलग अलग चीज़ होता है, बट ये बोलिवियन रिपब्लिक क्या होता है? यहाँ का भाई एक फ्रीडम फाइटर था, जिस तरह भाई हमारे यहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग थे, यहाँ पर भी भाई उसका नाम था बोलिवियर करके कुछ। तो उसके वजह से इस देश का नाम बोलिवियन रिपब्लिक पड़ा है। इस देश का नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग था, सोचा कि आपको बताऊँ। हालांकि आवाज़ कुछ ज़्यादा यहाँ पर कर रहा है, थोड़ा सा मैं जाता हूँ कोने में। हाँ भाई, तो इस देश को आज़ादी मिली थी स्पेन से, और इसकी वजह से इसका नाम बोलिवियन रिपब्लिक पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी वजह से इस देश का नाम ये पड़ा। लेकिन ज़रा इसकी बात कर लेते हैं इसके पैसे के बारे में। आज़ादी के 100 साल तक नॉर्मल चलते रहा, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे चीज़ें चलती थी, छोटी मोटी भाई इकोनॉमी थी, कोई बड़ा नाम नहीं था वेनेजुएला का। लेकिन भाई 1920 के दौरान इस देश को भाई फाइनली मिलता है ऑयल, यानी कि तेल। और भाई इस देश को रातों रात तेल अमीर कर देता है। रियली भाई, तेल अमीर कर देता है रातों रात इस देश को। लेकिन ये भाई तेल से ही अमीर बने और ये तेल से ही गरीब बने। 1920 के दौरान उनको जब तेल मिला तो उन्होंने तेल निकालना स्टार्ट किया। बड़ी बड़ी कंपनी को बोला, भाई आजा हमारे देश में आ, हमारे देश में यार तेल निकाल, तेल निकाल, तेल निकाल। 1950-1960 तक भाई काफ़ी तेल निकाला जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा बैरल्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे। उस समय तक भाई बोलिविया दुनिया का सबसे ज़्यादा तेल निकालता था और दुनिया को बेचता था। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ये नहीं की कि उन्होंने तेल के अलावा कुछ देखा ही नहीं। मतलब ये इनका ये था कि जो सोने की जो मुर्गी है ना, मुर्गी रोज़ अंडे दे ही रही है, अंडे दे ही रही है, अंडे दे रही है, तो रोज़ अंडे लो, खाओ 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 खाओ। उस अंडे को बेच के कुछ अलग चीज़ नहीं करना था इनको। उन्होंने भाई इतनी अपनी जो इकोनॉमी है ऑयल बेस्ड बना ली कि इनके पास ऑयल के अलावा कुछ था ही नहीं, इनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं था। मतलब आता तो सब कुछ सब्सिडाइज कर दिया, जाओ फ्री में हेल्थ केयर है, फ्री में रोड है, फ्री में ये है, फ्री में वो है, सब कुछ एकदम फ्री कर दिया। घर फ्री में, बाढ़ फ्री में, सब कुछ फ्री में कर जाओ, सब कुछ आपको भाई फ्री में मिलेगा। तो इसकी वजह से ये थोड़ी सोशलिस्ट भी थी। इसकी वजह से भी ये थोड़ा सोवियत और रशिया के करीब था, क्योंकि इनका जो
वो जो नेचर था वो कैपिटलिज्म नहीं था, उनका जो नेचर था सोशलिज्म था कि भाई जो भी चीज़ें मिल रही है लोगों को दान करते रहो। एक टाइम पे भाई यहाँ पे जो लोगों की ज़िंदगी थी ना बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। देश को मिल रहा है तेल से पैसा, जो पैसा आ रहा है लोगों को बांट दे रहे हैं, गवर्नमेंट अपनी खा जा रही है, ब्राइब चल रही है। तो ये चल रहा था इस देश के अंदर कि तेल से आने वाला पैसे को इन्होंने कुछ नहीं किया। अगर आपको मैं सिंपल शब्द में समझाऊँ तो ऐसा है कि एक बंदे की भाई जॉब लगी, उसको भाई महीने की 5 लाख की उसकी जॉब हो गई थी, उसको भाई महीने के 5 लाख के पैसे मिल रहे थे। तो भाई उस बंदे ने क्या किया कि उस बंदे ने पैसे हर जगह लगा दिए। उसने 25 लाख की कार खरीद ली कि चलो EMI भरते रहेंगे कार की, अपने कज़िन को पार्टी देने लग गया, अपनी बहन को पार्टी देने लग गया, अपनी गर्लफ्रेंड को एकदम महंगे महंगे गाड़ियाँ खरीदाने लग गया। लेकिन एक टाइम पे बात क्या हुआ कि उसकी सैलरी ड्रॉप हो गई। अब उसने इतने कर्जे ले रखे हैं, अब क्या होने वाला है, क्योंकि जो पैसे उसने ले लिए हैं, क्योंकि उसने उस जो पैसे जो उसको मिल रहा था उसमें इन्वेस्ट नहीं किया कहीं, बस उसी पैसे को खर्चा करते रहा। लेकिन अब जो पैसे उसके पास थे नहीं, अब क्या हुआ कि भाई रातों रात ये गरीब बन गया कि भाई पैसे गिर गए। ऑयल के पैसे गिरते थे तो ये देश अमीर होता था, और अगर गिरते थे तो गरीब आता था। तो एक टाइम पे जब ऑयल बूम आता था तो ये देश भाई बहुत अमीर जाता था, और ऑयल नीचे गया तो फिर एकदम टगमान लगता था कि क्या करें। वही बात है, अगर बंदे को सैलरी मिल रही है 5 लाख रुपए की तो एकदम मस्त चल रही है, लेकिन किसी महीने हो गई भाई उनकी सैलरी 1 लाख रुपये, अब उसने भाई EMI ले रखी है 5 लाख रुपए की, तो कहाँ से बंदा EMI भरेगा। तो वही इस देश के साथ हुआ। इस देश को अमीर बनाया तेल ने और इस देश को गरीब बनाया तेल ने। भाई इन्होंने तेल मिलने के बाद सब कुछ छोड़ दिया, हटा यार चल सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं बाहर से, चलो भाई सब कुछ बाहर से ही मंगवाते हैं। भाई इन्होंने पानी की बोतल तक भी भाई देश के अंदर कुछ नहीं बनाया। अगर उस पैसे को यूज करके अपने देश के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते, कुछ और अलग बिजनेसेस करते, पोर्ट बनाते तो फ़ायदा होता। इन्होंने नहीं किया। भाई तेल था सऊदी अरेबिया के पास भी, तेल था UAE के पास भी, आज वो देश भाई बहुत अमीर है, लेकिन ये देश क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं। सऊदी अरबिया ने भाई ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, अपना सब कुछ मैन्युफैक्चर करती है सऊदी अरबिया। UAE जैसी कंट्री भाई उनके पास अच्छी एयरलाइंस है, टूरिज़्म पे भी ध्यान दे रही है, क्योंकि भाई उनको पता है कि ऑयल से पैसा ज़्यादा लंबा टिकने वाला है नहीं। एक टाइम के लिए आपको ऑयल रिच बना देगा, ठीक है, लेकिन वो टिकने वाला नहीं है। तो वो अभी टूरिज़्म पे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने अच्छी एयरलाइंस बनाई, इमिरेट्स आपकी हो गई, इतिहाद हो गई, सऊदी एयरलाइंस। तो भाई सब कंट्रीज़ जो मिडिल ईस्ट में जो तेल मिला ना, उस तेल का उन्होंने इन्वेस्ट किया अपने देश के ऊपर। लाइक फॉर एग्जांपल UAE ने DP वर्ल्ड एक पोर्ट बनाया, वन ऑफ द भाई बिगेस्ट पोर्ट है दुनिया का, DP वर्ल्ड। बट बोलीविया ने ये सब कुछ नहीं किया। जो पैसा आया लोगों पे, आधा पैसा लोगों पे दान कर दिया, जाओ फ्री में ये, फ्री में वो, टैक्स नहीं देना, ये नहीं देना, वो नहीं देना, और बाकी सारे गवर्नमेंट अपने पैकेट में रखने स्टार्ट हो गया। और सबसे जो बड़ी भाई इन्होंने मिस्टेक की थी, नेल इन द कॉफिन, इन्होंने ये किया था कि जब यहाँ पे फॉरेन कंपनियाँ आई, क्योंकि एक टाइम पे भाई इसे कहा था मायामी ऑफ साउथ अमेरिका, इतना यहाँ पे पैसा था, इतना पैसा था कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। मतलब दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री थी, समथिंग लाइक दुबई, कितना रिच है अभी ये भी भाई। ये कंट्री एकदम बहुत रिच थी। जो काराकास था एट सम पॉइंट इट वाज बिगर देन दुबई, जो सिटी में फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ। आपको जो बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही है भाई, सारे के सारे 1970 80s के आसपास बने हुए हैं, क्योंकि उसमें उनके पास पैसा था तो बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, खर्चा किए जा रहे हैं, और उनको पता था कि पैसा आते रहेगा। लेकिन ऑयल प्राइसेस बूम होते थे तो और बढ़ा देते थे खर्चा, अगर ऑयल प्राइसेस गिरते तो फिर टकमान लग जाते थे। तो उन्होंने फिर काफ़ी सारे लोन ले लिए इस देश ने भाई काफ़ी सारे लोन ले लिए, इसलिए सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं पाई ये देश। एट 2004 के दौरान ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा गिरा, $110 बैरल था से भाई $20 पर बैरल हो गया, क्योंकि और अलग जगह तेल मिलते रहे। कभी कनाडा को तेल मिल गया, कभी रशिया ने और तेल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो इनका तेल का भाव गिर गया। और दूसरी बड़ी बात कि इनका जो तेल है ना वो थोड़ा थिक है। फॉर एग्जांपल UAE और जो सऊदी अरबिया में तेल निकालना आसान है और सस्ता है, बट यहाँ पर तेल निकालना आसान नहीं है, महंगा पड़ता है, इक्विपमेंट इनके पास नहीं है। तो जो फॉरेन कंपनीज़ वगैरह आई थी 1960s के दौरान, इन्होंने बोला भाग निकल, देश छोड़ के निकल, सारा काम मैं करूँगा, सब कुछ मैं करूँगा, तेल मैं निकालूंगा, सारा प्रॉफिट मैं लूँगा। इनकी गवर्नमेंट ने ऐसा किया कि जितनी भी फॉरेन कंपनीज़ थी उनको बोला भाई जाओ हमारे देश से, मैं सारा काम करूँगा। तो सारी जो बड़ी कंपनीज़ थी, तेल वाली कंपनी, वो चली गई। अब वो चली गई तो फिर इनको टेक्नोलॉजी ना मिली उस देश की, तेल निकालने का इक्विपमेंट नहीं रहा। इमेजिन करो कि आपके पास एक बड़ा सा गोल्ड घर पे पड़ा हुआ है, लेकिन आपके पास उसको निकालने के लिए है ही नहीं सामान। अब इनके पास भाई सामान ही नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है उतने भारी भरकम तेल को निकालने के लिए, क्योंकि सऊदी अरबिया और जो UAE का जो तेल है निकालना ईजी है कंपेयर टू वेनेजुएला का तेल। तो इनके पास इतने इक्विपमेंट्स है ही नहीं, क्योंकि सारी कंपनी उन्होंने बाहर कर दिया, भगा दिया। तो अब इनके पास तेल तो है बट किसी काम का नहीं है। मतलब क्या से बताओ, आपके पास पैसे पड़े हुए हैं लेकिन उस पैसे को यूज नहीं कर सकते, आप क्या करोगे? आप वो तो क्या कागज़ के भाव बिकने वाला भाई वो हो गया। तो सेम बात इस देश के साथ हुई, इनके पास बहुत पैसे थे लेकिन उस पैसे को ढंग से यूज नहीं किया। और इस देश की हालत ये है
कि एट सम पॉइंट भाई 1970 में भाई इस देश की पर कैपिटा इनकम $12,000 थी। इंडिया की भाई अभी तक नहीं है $12,000, बट 1970 में $12,000 यानी भाई 10 लाख रुपए पर बंदा पर साल कमा रहा था उस टाइम। और इंडिया कितना कमा रहा था उस समय? 25,000 रुपये। यस भाई 25,000 रुपये, यानी कि 40 गुना कम था इंडिया। आज इंडिया से ये कम है, क्योंकि भाई इंडिया की इकोनॉमी है वो किसी एक चीज़ पर टिकी हुई नहीं है। हमारा जो इकोनॉमी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, हमारे पास एग्रीकल्चर्स हैं, IT हब है, तो बहुत चीज़ें हमारे देश के अंदर हैं। और हमारे देश के ऊपर भी लाइक ऐसा नहीं कि हमें अगर कुछ मंगवाना हो सब कुछ बाहर से मंगवाते। भाई इन्होंने, मैं बता रहा हूँ, पानी तक बाहर से मंगवाया भाई। इनके पास पानी के प्लांट नहीं थे। जो पैसा आता गया खर्चा करते गए, लोगों को बांटते गए, और जो यहाँ के पॉलिटिशियन थे वो अपनी जेब में रखते गए। लेकिन एक टाइम के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ के जो बटर है वो देश छोड़ के चला गया भाई, क्योंकि देश एकदम क्रैश होने लग गई। स्पेशली 2004 के दौरान जब प्राइसेस गिर तो देश एकदम हाइपर इन्फ्लेशन होने लग गया, क्योंकि प्राइसेस को कीप नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने बड़े बड़े नोट प्रिंट करना स्टार्ट कर दिए। एक सम पॉइंट मिलियन बोलीवियर की नोट प्रिंट कर रहे हैं भाई, मिलियन। एक टाइम पे डॉलर से ये बड़ी करेंसी हुआ करती थी, डॉलर से स्ट्रॉन्गर करेंसी हुआ करती थी। फिर एक टाइम बाद ऐसा हुआ कि भाई इसकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही। फिर वो जो गिन के नहीं बेचने लगे, उन्होंने तौल के चलो हाँ ये 5 किलो है इसका मतलब $5 हुआ, ये 10 किलो इसका मतलब $10 हुआ। ऐसी हालत हो गई भाई इस करेंसी की। हाइपर इन्फ्लेशन हो गया इस देश में, रोज़ भाई प्राइसेस बढ़े जा रहे थे। तो ये थी भाई इसकी छोटी सी हिस्ट्री इस देश के बारे में, क्योंकि इस देश को ऑयल ने ही रिच किया था और इस देश को ही ऑयल ने ही गरीब किया है। और आज इतनी हालत ख़राब हो गई भाई, क्या बताऊँ। इस देश के अंदर लोग पॉवर्टी लाइन से काफ़ी ज़्यादा नीचे हैं। एक सम पॉइंट इस देश के अंदर कोई गरीब था ही नहीं, और अभी क्या है कि ऑलमोस्ट 50% जनता पॉवर्टी लाइन से नीचे है। इनके पास पैसे नहीं है। इसलिए आप देखोगे, आप जो पड़ोसी देश हैं लाइक कोलंबिया, ROC पड़ोसी, काफ़ी सारे आपको वेनेजुएला से मिलेंगे। तीसरी बात का भी, जब यहाँ पैसे मिलने कम हो गए तो यहाँ के जो टॉप साइंटिस्ट थे जो ऑयल में काम करते थे, ऑयल फील्ड में काम करते थे, जिनके पास दिमाग था, वो सभी देश छोड़ के चले गए। जिस तरह भाई हमारे इंडिया में भी होता है। हम भले कितना ही प्राउड कर लें कि भाई सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं, बट भाई वो हैं तो अमेरिकन, वो इंडियन थोड़ी हैं। उनको बस हम नाम ले रहे हैं, हम प्राउड फील कर रहे हैं कि नहीं भाई वो इंडियन है, बट एंड देवन वो भी भाई इंडिया छोड़ के भाग गए ना। इंडिया में अगर वो काम कर रहे होते तो शायद, क्योंकि भाई वो बेस्ट ब्रेन है, गूगल ने उनको ऐसे थोड़ी CEO बना लिया है भाई। उनके पास आपका बेस्ट ब्रेन होगा तो उन्होंने गूगल ने CEO बनाया उसको। शायद इंडियन कंपनी में किसी CEO होते तो इंडियन कंपनी को बेहतर कर रहे होते। तो इसी तरह यही हुआ कि यहाँ के जो टॉप जो लोग थे वो भी देश छोड़ के चले गए, और कंट्री अचानक से एकदम कोलैप्स हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, पैसे नहीं आने लगे। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक रशिया और चाइना ने सपोर्ट किया। इसकी वजह से आप सोवियत फ्लैग देख पा रहे होगी, क्योंकि इनके विचार मिलते हैं। रशिया, चाइना, इस देश के विचार मिलते हैं। सोशलिस्ट थोड़े टाइप के हैं और थोड़ी वो कंट्रोल रखना चाहते हैं। जैसे चाइना की जो गवर्नमेंट है, चाइना के लोगों पे कंट्रोल रखती है, जो रशिया की गवर्नमेंट जो रशिया पे कंट्रोल रखती है, तो इसलिए इनका US से नहीं बनता है। US इनका भाई बहुत राइवल है। और अनदर रीज़न है कि चाइना और रशिया इसको बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि भाई कोई किसी एक देश है जो कि US के आसपास है, उसका कंट्रोल है। ये भाई थोड़े हो गए जियो पॉलिटिक्स की, नहीं भाई रशिया यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है, रशिया का यहाँ थोड़ा सा पावर है। सेम गोज विद क्यूबा, जो आपने क्यूबा मिसाइल क्राइसिस तो सुनी होगी कि क्या हुआ था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस में, तो सेम गोज विथ हियर कि रशिया यहाँ पे कंट्रोल करता है। इसलिए भाई आपको यहाँ पे रशियन कार, चाइनीज़ कार, रशियन इन्फ्लुएंस और ये सब आपको देखने को मिलेगा भाई। इमिग्रेशन पे भी ना 3 लैंग्वेज लिखा हुआ था, स्पेनिश, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हम इसको US की लैंग्वेज नहीं मानते हैं, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश, रशियन, फारसी और स्पेनिश, 4 लैंग्वेज लिखा हुआ था हर जगह। ये भाई इतना कंट्रोल अभी रशिया और चाइना, ईरान का इस देश के ऊपर, क्योंकि ईरान भाई हो गए। और उसके बाद सबसे जो बेकार बात, फिर 2017 में इनके ऊपर सैंक्शंस वगैरह भी लग गए, तो फिर अपना ऑयल भी नहीं बेच पा रहे हैं। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें की वजह से ये देश इतना ज़्यादा गरीब हो गया। भाई एक चीज़ आप और देखोगे, नोटिस करना कि अगर आप कभी UAE जाओगे भाई, तो UAE के पास इतना ज़्यादा तेल है, बट आपको तेल सस्ता नहीं मिलेगा वहाँ पे। मतलब 40-50 रुपये लीटर है वहाँ पर भी, सस्ता है, इंडिया से कंपेयर कर सस्ता है। लेकिन जो देश भाई इतना तेल बनाता है, सऊदी जो देश इतना तेल बनाता है, वहाँ पर भी अगर 30-40 रुपये लीटर है, तो सस्ता नहीं कहोगे आप। यहाँ पर एक टाइम पे इतना तेल था कि उन्होंने कहा जा फ्री में ले जा यार, हाँ जा। पानी के भाव पेट्रोल था यहाँ पे, आ जा मतलब 1 रुपये लीटर से भी कम, 50 सेंट्स लीटर, लिटरली नथिंग। आप गए कार का टंकी फुल करवाने के लिए, इमेजिन करो भाई आप जा रहे हो और अपनी पूरी बाइक, मोटरसाइकिल फुल करवा ली 1 रुपये में, आप कार फुल करवा रहे हो 5 रुपये में। तो 5 रुपये क्या ही होता है भाई आज के ज़माने में। तो उन्होंने ऐसा कर दिया था कि तेल के प्राइसेस एकदम ऑलमोस्ट जीरो कर दिए थे। और साथ ही साथ इन्होंने एक चीज़ और की थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट फ्री कर दिया, हेल्थ केयर फ्री कर दिया, स्टडी फ्री कर दी। तो ये सब चीज़ अच्छा किया था, बट एट द सेम टाइम वो आपने उस पैसे को कहीं और लगाया नहीं।
आपने बस लोगों पे दान करना स्टार्ट कर दिया। वही बंदे के पास अच्छी खासी सैलरी थी, बंदे ने दान करना का, कोई अपनी बहन को कुछ पैसे दान कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे दान कर रहा है, अपने दोस्त को पैसे दान कर रहा है, तो उसने पैसे बचाए नहीं। और उसने पैसे बचाए नहीं तो अगर वो पैसे उसके आने बंद हो जाएंगे फिर क्या करेगा बेचारा वो। वही इस देश के साथ भी हुआ जो उस बंदे के साथ हुआ था। वो बंदा काल्पनिक है लेकिन ये देश काल्पनिक नहीं है। आज के टाइम पे भाई वेनेजुएला के पास सबसे ज़्यादा ऑयल है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑयल रिजर्व है। तो भाई 303 बिलियन बैरल्स हैं इनके पास। बट वही बात हो गई ना कि इनके पास सोना है लेकिन सोने को कोई लोग चुरा रहा है। सोने को निकालने के पास इनके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, इक्विपमेंट टूट फूट पड़ी है और सोना ऐसा पड़ा ही पड़ा है। वो एक दिन सड़ ही जाना है, ठीक है। जिस हिसाब से भाई दुनिया मूव कर रही है, ग्रीन एनर्जी पे आ रही है, क्या होना है? जो भाई 303 बिलियन बैरल्स हैं वो सड़ जाना है, कुछ नहीं होना है भाई उसका। और ये देश की हालत ऐसी है। और अभी एक और चीज़ प्रॉब्लम चल रही है इस देश के साथ, जो स्पेशली जो ट्रम्प हैं उन्होंने एकदम मिलिट्री आसपास कर दी है। शायद इनके ऊपर कोई अटैक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो ट्रम्प है या जो यूएस है, वो नहीं मानता कि यहाँ के वो रियल प्रेसिडेंट है। वो उनको लगता है उन्होंने चोरी वगैरह कर करके ये देश बनाया या सरकार बनाई है। तो वोट चोरी का आरोप इनके ऊपर भी है कि आपने वोट चोरी करके रिग्ड इलेक्शन करके आप बने हो, तो आप ऑथेंटिक नहीं हो यहाँ के प्रेसिडेंट, तो आपको निकालना चाहते हैं। और यूएस अपना भाई जो उनके हित में काम करे, वापस से यूएस कंपनी को यहाँ पे लेके आए, तो वो अब बनाना चाहती है। ये भाई प्रॉपर जियोपॉलिटिक्स है, आपको समझ में आएगा। तो सारी कंट्री करती है, सारी पावरफुल कंट्री करती है। आप इनफैक्ट इंडिया भी करती है, ठीक है। तो सारी की सारी ये कंट्री है, ये जियोपॉलिटिक्स है, अपने देश के फेवर लोग चीज़ें करती है। तो यूएस वही कर रहा है कि इस देश के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि यहाँ की जो भी फिलहाल गवर्नमेंट है, यहाँ की जो फिलहाल जो तानाशाह है, उसको निकाल के दूसरा यहाँ पे लीडर लाया जाए। तो ये नॉर्मल है, चलते रहता है। अब हो गई भाई बहुत सारी बात इस देश के थोड़े से पॉलिटिक्स के बारे में, और भाई इस देश का थोड़ा सा अमीर से गरीब कैसे बना ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी भाई। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो भाई प्लीज़ कमेंट करो यार, इतना आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एक कमेंट और एक लाइक तो कर ही सकते हो इस वीडियो को आप। गाइस तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अभी एक वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग एरिया इन काराकास। यहाँ पे भाई क्रिसमस ट्री वगैरह लगा हुआ है, तो ऑलरेडी क्रिसमस ट्री स्टार्ट हो चुका है यहाँ पर, क्रिसमस काफ़ी जल्दी ही। बट हाँ, मोस्टली यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन है, तो इसकी वजह से क्रिसमस यहाँ भी अच्छे खासे धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे साउथ अमेरिका की तरह। बड़ा एकदम सुंदर सा सनसेट हुआ है भाई, अगर आप देखो तो क्या मस्त सनसेट हुआ है उस तरफ अभी। और अभी भी दिख रहा होगा आपको जो सनसेट वाला, जो उसके बाद बादल जो दिख रहे हैं ना। वेदर काफ़ी अच्छा है, और सच कहूँ तो AQI भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इस देश के अंदर, लेकिन ये पॉल्यूशन और गंदगी ना यार, आप कुछ भी कर लो यार। कि एक बात मुझे इंडिया की बुरी लगती है भाई, यहाँ का भाई सिटी सेंटर है, ठीक है, और आप देख लो यार, आप इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली से मैच कर लो। चलो अब बात कर लेते हैं राजीव चौक की या तो फिर CP वाले एरिया से, कि आप कंपेयर भी करोगे। सब कुछ भाई हमारे अच्छा है, लेकिन ये आप क्लीननेस के बारे में देखो, आप कंपेयर कर सकते हो क्या इस सिटी को और आप दिल्ली को? कितना क्लीन है, स्पेशली यहाँ का सिटी सेंटर। आपको एक भी गंदगी दिख रही है? नहीं है ना। बस भाई हम थोड़े पीछे हैं इस मामले में। और दूसरी बात है, हमारे देश में एक और चीज़ प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ उतने डस्टबिन है ही नहीं। लिटरली यहाँ पे एक डस्टबिन है, एक वहाँ पे डस्टबिन है, एक यहाँ पे डस्टबिन है, लिटरली लाइक एवरी 50 मीटर में डस्टबिन है। तो भाई अगर हमारे देश में भी हर जगह डस्टबिन आपको देखने को मिले, तो अगर मेरे पास कुछ कचरा है तो अगर दिख रहा होगा तो मैं जाकर फेंक दूँगा वहाँ पे ना। अगर दिख नहीं रहा तो फेंक देते हैं ऐसे रोड पे। तो ये थोड़ी सी भाई हमारे देश के अंदर ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम लगती है मुझे, गंदगी बहुत है भाई हमारे यहाँ। लाइक हम रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम खुद ही हैं, हम ही खुद ही गंदा करते हैं भाई, कोई और नहीं करता क्या ना। ऐसा तो थोड़ी कि अंग्रेज करके जा रहे हैं गंदगी हमारे यहाँ, नहीं, खुद ही हम गंदा कर रहे हैं। पर ठीक है, ये भाई यहाँ का क्रिसमस ट्री बड़ा ही सुंदर सा दिख रहा है भाई यहाँ पे। और भाई दुनिया की सबसे ज़्यादा इनके पास ऑयल रिजर्व है, लेकिन यहाँ पर भी पेट्रोल मिलने के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, क्योंकि वही बात हो गई, इनके पास आटा बहुत सारा है बट रोटी बनाने के लिए तवा नहीं है, गैस नहीं है, तो रोटी बनाए कैसे ये? तो इनके पास आटा बहुत सारा भरा पड़ा है बट गैस ही नहीं है, तो रोटी नहीं बना सकते ये। इनके पास है बहुत ज़्यादा ऑयल, बहुत ज़्यादा इनके पास तेल है, बट उसको रिफ़ाइन ही नहीं कर पा रहे, उनको अपने मार्केट में लेके ही नहीं आ पा रहे, क्योंकि सारी कंपनी ने भगा दिया। और उस टेक्नोलॉजी की जिस तरह दुनिया आगे बढ़ी, ये आगे बढ़ ही नहीं पाए। और अभी जो उनकी जो पुराने पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यही था भाई छोटी सी हिस्ट्री इस देश के बारे में। और यहाँ का मेन स्क्वायर, भाई से कहते हैं फ्रीडम स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम का साइन बना हुआ था। आपने जो सोवियत वाली साइन देखी, वो एक्चुअली वहाँ पे जो सोवियत सोल्जर्स थे, वो सोवियत सोल्जर्स के नाम पे बनाया गया था और यूनियो नाजी के लिए बनाया गया था। इन्होंने हाल फिलहाल में ही बनाया है। भाई इस देश के अंदर मैं काफ़ी पॉपुलर हो रखा हूँ, ये लोग कुछ मेरा तस्वीरें खिंचवा रही हैं। ओके,
यहाँ पे भाई काफ़ी नॉर्मल है, काफ़ी लोगों ने मेरे साथ तस्वीरें खिंचवा रखे हैं, तो अच्छे हैं। व्हाट इज़ योर नेम? नम्रे? Verónica. वेरोनिका। एंड योर? Orlani. ऑर्लैनी। वेरोनिका ऑर्लैनी। शुभम। Wow. शुभम या Bam. शुभम या शुभम। सुबी। लोग बहुत फ्रेंडली है, लाइक जहाँ भी मैं ब्लॉग करता हूँ फिर आके, अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव था तो इंस्टाग्राम पे बोले कि आप लाइव हो, आप यूट्यूबर हो क्या, इंस्टाग्रामर हो क्या, तो ये चीज़ यहाँ पे लोगों को पता है। अफ्रीका की तरह नहीं है, गरीब है भले ही, लेकिन पता है इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह सब कुछ इनको पता होता है। और उन्होंने चेक मेरा यूट्यूब इंस्टाग्राम क्या भी बोलते हैं, फोटो ले लेता हूँ, मैंने कहा ले लिया भाई, मैं भी वीडियो बना लेता हूँ। तो यही थी। हाय, डू वांट टू से समथिंग? हाय टू समथिंग इन स्पेनियोल? वांट habla español? Que si hablamos español. Habla español tu audience Indian, India. Hola. Hola, mucho gusto. मुझे गुस्सा मुझे गुस्सा नाइस टू मीट यू, मुझे ये बात मुझे ही पता थी। गाइस ये सब कंट्री ऐसी है ना कि आपको डर लगा रहता है। अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही फ़ोन चला रहा था तो एक बंदा आया, कुछ मुझे स्पेनिश बोला था, समझ में नहीं आया, ऐसा पैसा मांग रहा था, भीख मांग रहा था। हालांकि मैं एकदम मेन सिटी सेंटर में बैठा हूँ, यहाँ पे कुछ होने के चांसेस तो कम ही लगते हैं, बट डर लगा रहता है यार। यहाँ पे होमोसाइड रेट काफ़ी अच्छा खासा है, ठीक है। तो वो आया तो मैं एकदम फ़ोन लेके ऐसे साइड हो गया, तो बोलता है नहीं 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 यहाँ पे पुलिस है, तुम पुलिसिया बोला तो समझ आया कि यहाँ पे पुलिस है, मतलब समझ में आ गया। मुझे नहीं समझ में आती स्पेनिश, लेकिन समझ में आ गया मतलब। तो पुलिस से कैसे तरह सामान लेके भाग जाऊँगा, खुद ही बोल रहा था या कुछ उसी टाइप में बोल रहा था। तो मैंने कहा यार मुझे नहीं पता कि भाई आप कौन हो, नहीं हो, आप एज ए फॉरेनर मेरे से पैसे मांगने यहाँ पर आओगे तो मुझे डर लगा रहेगा ना। इंडिया में भाई अगर कोई बंदा आपके पास पैसे मांगने आ रहा है भिखारी, तो क्या है, क्या ही मैक्सिमम भीख मांगने आया है भाई की मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि भाई घोप देंगे चाकू पेट में, बाप रे बाप बहुत दर्द करेगा। तो गाइस यहाँ पर इस तरह की राइडरी नाम की मोटरसाइकिल भी चलती है। तो मैं एक लोकेशन पे जा रहा हूँ कुछ खाना पीना खाने के लिए, उसके बाद आई थिंक आज का दिन यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बाहर लंबा मैं रह नहीं सकता। तो चलो भाई चला जाए। सस्ता है, मतलब ये मुझे पड़ा सिर्फ $1 का, और तकरीबन जो लोकेशन है वो 3 किलोमीटर के आसपास है। सो दैट्स आई थिंक प्रीटी चीप, नॉट बैड। सेम प्राइस लगता है आपका इंडिया में भी। तो मोटरसाइकिल सस्ता है बट टैक्सी महंगा है यहाँ पे। तो गाइज़ अभी रात के बज रहे हैं 9 और मैं ऐसे एक बार में आ रखा था। फिलहाल एक्चुअली मेरा होटल जस्ट पास में है, लिटरली लाइक 50 मिनट की डिस्टेंस पे होगा। तो एक रूफ टॉप उसने कहा कि जाओ, खाना अच्छा मिलता है यहाँ पे। खाना पीना खाया और बाढ़ भी आया। तो ये लोग मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो व्हाट यू सेइंग देयर मुहेर मनी? ये बोल रही है यहाँ पे ना लड़कियों से बच के रहना। यहाँ पे लड़कियाँ तुम्हारे साथ डांस करने के लिए आएगी और तुम्हारे पैसे लेगा, पैसे तो नहीं, लाइक टेक लाइक मनी फ़ोन। En ciertos lugares puede pasar. En algunos lugares puede pasar. ओके तो बोल रही है यहाँ पे बच के रहो ना, यहाँ पे हो सकता है इस तरह चीज़ें। तो ये आपको भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि इन सब कंट्रीज़ में ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। डांस करने के लिए आएंगे, आपके पैसे लेके चले जाएंगे, तो पैसे लेके चलो ही मत इन सब कंट्रीज़ में। और फ़ोन लेके चल रहे हो तो फ़ोन का ध्यान रखना। मैं तो मेरे पास 3 चीज़ें रहता है, फ़ोन, कैमरा, माइक। तो लेगा तो ले जाओ भाई, यहाँ पे माइक पड़ा हुआ है मेरा। घड़ी पहन लेता हूँ बट घड़ी बहुत टाइट है, कोई निकाल नहीं पाता। बाकी बस फ़ोन का मुझे क्या रखना पड़ता है। और कैमरा जनरली लोग इंटरेस्ट नहीं होते हैं, उनको लगता है कि आई GoPro उठाऊँ मैं। थैंक यू वेरी मच, मुझे ग्रासियस, Gracias. You're welcome. मुझे गुस्तो। Igualmente. तो भाई इस दीदी से कुछ बात हो रही थी और यहाँ के नॉर्मल लाइफ के बारे में बात कर रहे थे। सो यू आर 25 एंड यू हैव 2 years old kid एंड यू मैरिड when you are 21। सो भाई 21 की उम्र में शादी कर ली, 22-23 की उम्र में ये पेरेंट होगी, 23 की उम्र में इसको बच्चा हो गया और बच्चा अभी भाई 25 साल की है और 2 साल का बच्चा भी है। तो मैंने कहा यार इंडिया के हिसाब से ना कुछ ज़्यादा अर्ली हो गया, स्पेशली द यंग और जो बड़े सारे लड़कियां आजकल हैं यार। 25-26 से पहले शादियां कहाँ होती है हमारे यहाँ। तो 25-26-27 तो हो ही जाता है भाई, ईजिली हो जाता है यार, क्योंकि पढ़ाई करते करते ही आप 21-22 साल के हो जाते हो, जब तक कि आप ग्रेजुएट ना करते हो। उसके बाद फिर 2-3 साल आप जॉब करते हो तो एटलीस्ट 25 तो हो जाता है। बट यहाँ पे कुछ जल्दी शादी कर लेते हैं। व्हेन यू गेट मैरिड यू वेर इन स्कूल और इन कॉलेज? Universidad. यूनिवर्सिटी। सो ऑलरेडी भाई यूनिवर्सिटी में थी और उसने शादी कर ली एंड देन 1 साल के बाद फिर बच्चे। सो ये काफ़ी नॉर्मल है। और ये बता रही थी कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई पूरे साउथ अमेरिका में समस्या है कि यहाँ पर सिंगल मॉम्स बहुत हैं। और ये बता रही थी इसका रीज़न ये है कि जो लड़के हैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बहुत इरिस्पॉन्सिबल होते हैं। इरिस्पॉन्सिबल Irresponsable. इरिस्पॉन्सिबल Ajá. स्पेनियल Irresponsable, así. इरिस्पॉन्सिबल। तो भैया ये से बता रही थी। मैंने कहा चलो अच्छी कजिन से बातचीत हो गई एंड थैंक यू वेरी मच। एंड्रिया मुझे गुस्तो एंड आई गो वामोस। थैंक यू वेरी वेरी मच। चलो भाई इनसे बातचीत हो गई, फिर निकलता हूँ मैं यहाँ से। भाई कितनी क्रिसमस की तैयारी है आपको ये देख के चलेगा पता। ज़रा ये देखो भाई, स्पेशली अगर मैं अंदर जाऊँगा
क्या मस्त बना रखा है ना डेकोरेशन यार, वाह। ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये सारा क्रिसमस डेकोरेशन आप देख सकते हो, बड़ा ही एकदम सुंदर सा लग रहा है ये ना। ये मार्केट है एक्चुअली, क्रिसमस वाला ही मार्केट है, यहाँ से आप लोग सामान लेके जा सकते हो। बट जिन्होंने जो डेकोरेट कर रखा है बड़ा ही मस्त कर रखा है। मुझे तो बहुत दुकान पसंद आया ये भाई, फ़ोटोज़ वीडियोज़ के लिए तो एकदम मस्त जगह है ये। वापस से एक जगह पे आ रखा हूँ और काफ़ी सही वाइब लग रही है यहाँ पे तो, और काफ़ी एकदम स्मूथ वाइब है यहाँ पे, और ये कुछ ऐसा माहौल दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस फिलहाल मैं अभी कराकास की सड़कों पे ही घूम रहा हूँ। जितना लोगों ने कहा था कि अनसेफ़ है, कितने सारे होमोसाइड्स हैं, उतना ज़्यादा भी मुझे फील नहीं हुआ। लाइक मोर और लेस बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं एक्चुअली। जिस जैसे भाई जब लोग टूरिस्ट नहीं आते ना, वहाँ पे लोग ज़्यादा अच्छे जाते हैं। हालांकि मैं बहुत टायर्ड हूँ, कल रात को भी सोया नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा मुझे लगा ना कि नाइट लाइफ को देखना ज़रूरी है। तो एक ऐसे ही नॉर्मल प्लेस में आ रखा था, ये कुछ मामा और गुलाम करके जगह थी, तो वहाँ पर आ गया था। भाई मैं अपना मोटर टैक्सी का वेट कर रहा हूँ, मेरी मोटरसाइकिल आएगी और मैं वहाँ से जाऊँगा अपने घर अब सीधा।